नमस्कार। बायोत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नीट 2026 जो कि दोबारा आयोजित हो रही है 21 जून को, उसके लिए अपना जो सीरीज है एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स वन शॉट, उसमें आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11 के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 8। सेल के बारे में आज अपन शुरुआत करने वाले हैं। और सेल वो स्ट्रक्चर है जिसके बेस पर सारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक का फॉर्मेशन होता है। एनिमल किंगडम में अपन ने पढ़ा था पोरीफेरा से लेके मेमेलिया तक, और वहां पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से टिश्यू, ऑर्गन और फाइनली अपन हायर ग्रेड तक की कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी की। सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स अपन पढ़ेंगे, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल की थ्योरी क्या कहती है, सेल कितने टाइप की होती है, और डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो अगर न्यूक्लियस के बेस पर बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, उनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं, कौन सेंटर में मौजूद होता है, किसका काम पावर हाउस का है, अगर प्लांट है तो किचन ऑफ सेल जो है ऑर्गेनिक जो सिंथेसिस की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो किया जाता है उस वो किस ऑर्गन में होता है, ऑर्गेनेलीज में होता है। और प्रोटीन का सिंथेसिस, इंजन ऑफ सेल किसको कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होते हैं, और भी बहुत सारी बातें जिसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और आउटर बाउंड्रीज में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर बात करें तो उसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। इन सारी बातों को लेके आज अपन इस चैप्टर में कंक्लूड करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की बिना किसी ब्रेक के। और अपने चैप्टर्स के जो जो वन शॉट क्लास है उसका एक ही मकसद है, अनइंटरप्टेड वन शॉट क्लास विदाउट एनी फ्लक्चुएशन फ्रॉम द मेन टॉपिक। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो आप देखेंगे, सेल क्या है। सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। सेल फंडामेंटल, थोड़ा इसको ऐसे, एक तो फंडामेंटल है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें उनमें सेलुलर स्ट्रक्चर वो फंडामेंटल होगा, वो स्ट्रक्चरल होगा, और वो फंक्शनल होगा। ये सारे की ये जो बात लिखी जाती है, ये समझी जाती है, वो सेल के बारे में होती है। जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग का अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो एक सिंगल यूनिट, एक उसकी एक ईंट, एक ब्रिक जो है वो एक, या किसी बड़े कॉम्प्लेक्स में छोटे छोटे एक एक कंपार्टमेंट जो है वो उसका सेल। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि लिविंग बीइंग के अंदर सेल स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट होती है। और सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर करी थी वो अपने खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में डिस्कवर करी थी, और ये सेल लिविंग नहीं थी। तो ये जो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर करी थी वो कौन सी थी, वो डेड कंडीशन में थी। और वो सेल कौन सी थी, कॉर्क की सेल थी। कॉर्क के अंदर जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो वो सेल के स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे थे, जैसे हनी बी के जो कॉम, छोटे छोटे जो अंदर जो कॉम होते हैं, तो कंपार्टमेंट की तरह सेलुला, इसलिए उन्होंने सेलुला की वजह से इसको क्या कहा, सेल कहा। उसके बाद में आते हैं अगले साइंटिस्ट, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट हैं, एक्चुअल में ये साइंटिस्ट नहीं थे। ये एक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, अभी अपन इस वन शॉट में चल रहे हैं, बाकी बहुत सारे डिस्कस होने वाला है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक मर्चेंट थे, क्लोथ मर्चेंट। इनके फादर का बहुत अच्छा कारोबार था, और ये बचपन से ही इनको किसका शौक था, ग्लास के, छोटे छोटे ग्लास के कॉम्बिनेशन बनाना, मिरर्स, ग्लास, और तो और पेबल्स, इनका कलेक्शन का शौक था। तो ये जब भी कोई नए कपड़े की क्वालिटी आती तो ये उसको, उसकी जो थ्रेड है उस थ्रेड को चेक करते थे अपने लेंस से, मैग्नीफाइंग लेंस से। तो यही सीक्वेंस जब बार बार ये क्लॉथ पे अप्लाई कर रहे थे तो एक बार उन्होंने अपने खुरचे हुए दांतों की जो डैब्रिज थी और सेल्फ स्पेसिमेन थे उनको जब उन्होंने देखा तो उनमें कुछ हलचल हुई, और उन्होंने सबसे पहले उस
उस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, और उस माइक्रोस्कोप की जो कैपेसिटी थी, जो मैग्निफिकेशन था, वो मैग्निफिकेशन था 300 टाइम्स, वो 300 टाइम्स। और ये माइक्रोस्कोप एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था। और उन्होंने एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इस तरह के एक लिविंग सेल को सबसे पहले देखा, और लिविंग सेल को देखने पर उसको क्या नाम दिया, उसको कहा एनिमलक्यूल। तो एनिमलक्यूल सबसे पहले एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया। तो अगर पूछ ले कि फर्स्ट सेल को किसने, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, द फर्स्ट लिविंग सेल वाज discovered, described by या observed by एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद में जब सिंपल माइक्रोस्कोप हुए, सिंपल माइक्रोस्कोप से धीरे धीरे इन्वेंशन बढ़े, सिंपल से फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी लाइट माइक्रोस्कोप, फिर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फिर दूसरे और भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप देखते हैं कि 300 मैग्निफिकेशन से शुरुआत होकर के आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 5 लाख टाइम्स तक के ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है, 5 लाख टाइम मैग्नीफाई कर सकता है। तो इस तरह के एडवांसमेंट जब आए, तो सेल के अंदर जो है, या साइटोलॉजी ब्रांच के अंदर काफी नई नई डिटेल्स और स्ट्रक्चर डिटेल्स जो है आज प्रेजेंट टाइम में अपन फाइंड करते हैं। अच्छी से अच्छी बुक्स में एल्बर्ट है, या बहुत सारी अच्छी लिटरेचर के अंदर इन सेल के डिटेल्स बहुत भरी पड़ी है। अपन जो बात कर रहे हैं बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। कंक्लूजन ये निकला कि सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, was discovered by Robert Hooke, and first living cell was observed and described by the Anton von Leeuwenhoek. And presently a variety of microscope, including electron microscope, scanning electron microscope, transmission electron microscope, scanning tunnel microscopes are available in research area. सेल थ्योरी, सेल के बारे में जो एक कंक्लूजन दिया गया, वो सेल थ्योरी क्या है। एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम है श्लेडेन, मैथियास स्लाइडेन 1838 इन्होंने। और ये साइंटिस्ट कौन थे? श्लाइडेन थे एक बॉटनिस्ट। श्लाइडेन कौन थे? एक बॉटनिस्ट थे। तो श्लाइडेन एक बॉटनिस्ट 1838 में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स की अगर कंपोजिशन की बात करें तो प्लांट्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के बने होते हैं। ये बताने वाले बॉटनिस्ट कौन थे? मैथियास श्लाइडेन। श्लाइडेन के बाद में आता है थियोडोर श्वान। श्वान सेल ऐसे नाम अपन सुनते हैं जूलॉजी के अंदर। तो ये कौन है? ये एक जूलॉजिस्ट है। ये कौन थे? एक जूलॉजिस्ट थे। और इन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सारी सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? ऑल सेल्स हैव द थिन मेम्ब्रेन लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने ये भी देखा कि प्लांट सेल के अंदर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। तो यहाँ पर he also found that plant cells have cell wall, and he proposed the hypothesis that animals and plants are composed of cells and product of cells. श्वान थे तो जूलॉजिस्ट, लेकिन जूलॉजी के साथ साथ उन्होंने प्लांट की सेल में कंपेयर करके देखा कि प्लांट की सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल की सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट के बाहर एक आउटर और कवरिंग होती है, इसको सेल वॉल कहा जाता है। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। या तो सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, या जो है सेल्स के बने होते हैं। इस तरह से श्लाइडेन एंड श्वान ने एक फॉर्मुलेट किया एक कॉन्सेप्ट को, और उसको कहा गया सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय श्लाइडेन एंड श्वान। अभी तो और भी कहानी बाकी है, श्लाइडेन एंड श्वान ने जो बताया उसमें क्या चेंजेस आए। फिर एक नए और एक एंगल आता है, ये है रुडोल्फ विर्शो का। रुडोल्फ विर्शो ने कहा कि आखिर में जो सेल की जो बातें बताई जा रही है, क्या ये सेल इनके बारे में अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो आखिर में सेल आती कहां से, सेल बनती कहां से है? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल डिवाइड होती है और न्यू सेल बनती है, किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसका मतलब प्रोजेनी सेल्स जो बनती है वो पेरेंटल सेल से बनती है।
लेकिन इन्होंने जो अपनी लैंग्वेज में बोला, वो लैंग्वेज में क्या बोला था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। कैसे बोला? ओमनी सेलुला ई सेलुला। और ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि प्री नहीं, सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर नई सेल्स बन रही है तो किससे बन रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रही है। और इस तरह से उन्होंने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया। पहले वाला कॉन्सेप्ट कह रहा था स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर मिला दिया जाए तो सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये बात तो होगी श्लाइडेन-श्वान की। और बात आती है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया रुडोल्फ वर्शो वाली बात से। रुडोल्फ वर्शो, श्लाइडेन-श्वान, इन तीनों के कंक्लूजन को क्या कहते हैं? सेल थ्योरी कहा जाता है। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, तो सेल थ्योरी ये कहती है। ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक सेल के ओवरव्यू की बात करते हैं। सेल कैसी दिखती है? तो सारी जो सेल्स होती है उनके अंदर, सेल के अंदर एक भरा हुआ जो लिक्विड है, या सेल के अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जहां पर सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। और ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज और जितने भी केमिकल एक्टिविटीज है, ये सेल को लिविंग कंडीशन में, लिविंग स्टेट में रखती है। अगर कोई सेल लिविंग कंडीशन में है, इसका मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। और दूसरी बात आती है, अब बात करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम के बारे में कहा जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है? राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन का जो कवरिंग नहीं होता है। इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है, वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे राइबोसोम। और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑन रफ यार। अरे ये तो सभी जगह मिलेंगे। मतलब राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेंगे। ये दो तो जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हो ही गए, और साइटोप्लाज्म तो ओवरऑल सबको कवर करेगा ही सही। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन प्रेजेंट होते हैं? ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक बात है। सेल्स जो है अपनी साइज, शेप और एक्टिविटीज में अलग अलग होती है। सबसे छोटी छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है। और अगर सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करें तो वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जिसको कि शुतुरमुर्ग कहा जाता है। तो शुतुरमुर्ग की जो सेल है वो कैसी होती है? वो सबसे बड़ी होती है। और लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी नर्व सेल। और बैक्टीरिया की अगर बात करें, बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर, टिपिकली 1 to 2 माइक्रोमीटर होती है। और ह्यूमन की आरबीसी की जो साइज होती है वो डायमीटर 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। तो ह्यूमन की आरबीसी 7 माइक्रोमीटर की होती है। फंक्शन शेप के बेस पर सेल को डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलुमनल, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर में बांटा जा सकता है। आगे अपन पढ़ते हैं ना टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, स्क्वेमस, या फिर एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, ये सारे के सारे जो टिश्यूज होते हैं उन सेल के शेप के बेस पे माने जाते हैं। अब बात करें कि सेल्स कितने टाइप की होती है। सेल्स होगी 2 टाइप्स की, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यू मींस ट्रू, इसका मतलब। और कैरियोटिक का मतलब किसके लिए रिगार्डिंग बात हो रही है? कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, वो सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, बहुत सारी और भी फीचर्स होंगे, तो वो कौन सी सेल कहलाएगी? ट्रू मीन्स यूकैरियोटिक सेल। तो सेल्स आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अदर हिस्टोन प्रोटीन्स, द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की बात अब डिटेल में करें। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जहां पर कोई भी नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज, कोई भी ऐसा ऑर्गेनेलीज नहीं होगा जिसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड हो, या वो जो है न्यूक्लियस के ऊपर किसी भी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अंदर कौन होगा? बैक्टीरिया होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा,
पीपीएलओ किसको कहेंगे? माइकोप्लाज्मा का ही वापस है ना, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जनरली बड़े स्मॉल होते हैं और ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यूकैरियोटिक सेल से भी फास्ट इनके अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। इनकी शेप और साइज वेरी करती है। बैक्टीरिया शेप के बेस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, जैसे बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, विब्रियो हो गया, स्पेरुलम हो गया, तो शेप के बेस पर अलग अलग साइज के होते हैं। बात करें आगे सेल ऑर्गेनेल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे बाहर की जो इन्वेलप होता है, सेल इन्वेलप होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है और ये 3 टाइटली बाउंड लेयर्स होती है। 3 टाइटली बाउंड लेयर्स की बात करें, एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, कई बार इस पे कॉन्सेप्ट आता है। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर होता है, कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया, इट मे बी स्लाइम लेयर, ये बड़े काम की बात है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर वो लूजली एसोसिएटेड है या उसको लूज शीट कहें तो वो स्लाइम लेयर होता है, लेकिन अगर थिक और टफ कवरिंग होता है तो उसको कैप्सूल कहते हैं। कई बार आप वर्ड यूज करते हैं स्लाइम लेयर है या कैप्सूल है, तो स्लाइम लेयर और कैप्सूल दोनों के दोनों किसका है, किसका पार्ट है? वो ग्लाइकोकैलिक्स का पार्ट है। अगर वो लूजली एसोसिएटेड है तो स्लाइम लेयर, और अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, थिक एंड टफ है, तो उसको कैप्सूल कहेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद दूसरा नंबर आता है सेल वॉल का। सेल वॉल जो है ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे है, इसका मतलब ये मिडिल लेयर हो जाएगी, क्योंकि 3 में से सेकंड नंबर मिडिल लेयर कहलाएगी। ये सभी प्रोक्यूर्स में प्रेजेंट होती है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा कैसा होगा? सेल वॉल लेकिंग ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, बाकी सभी के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और ये सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है ब्रस्टिंग से और कोलैप्सिंग से। इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सी कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल के बारे में और आगे, सेल वॉल से थर्ड नंबर जो चलता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अपन ने कहा कि 3 कवरिंग्स सेल इनवेलप्स में, पहली होगी ग्लाइकोकैलिक्स जिसमें स्लाइम लेयर और कैप्सूल, 2 स्ट्रक्चर्स की बात हुई। फिर आई सेल वॉल, जो है उनकी बात होने के बाद में फिर आई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कौन सी होगी? इनर लेयर होगी, ये सेमी परमेबल नेचर होगी और विद द आउटसाइड दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और एक बात है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों की ही सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? स्ट्रक्चरली सिमिलर होगी। और इनके एनवेलप के बेस पर रेस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग, अगर किसी बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग की जाए, अब ये ग्राम स्टेनिंग क्या है? ग्राम स्टेनिंग जो थी वो 1884 में HC ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने एक टेक्निक दी थी, उस टेक्निक को कहते हैं स्टेनिंग टेक्निक और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अगर इस ग्राम स्टेनिंग में होता क्या है? ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले तो दिया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट के बाद में दिया जाता है ग्राम्स आयोडीन, ग्राम्स आयोडीन के बाद में दिया जाता है इथेनॉल या एसीटोन या इथेनॉल, और उसके बाद में दिया जाता है अगली स्टेप में सैफरेनिन। तो अगर ये ग्राम पॉजिटिव है तो वो कौन सा कलर देता है? ग्राम पॉजिटिव। दे टेक अप एंड डिटेन द ग्राम स्टेन, और ये दिए ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर, और ग्राम नेगेटिव जो होता है वो कौन सा कलर देता है? रेड ऑब्लिक पिंक कलर। तो अगर सेल वॉल पिंक कलर की या रेड कलर की हो रही है आफ्टर ग्राम स्टेनिंग तो वो ग्राम नेगेटिव, और अगर सेल वॉल कैसी है? पर्पल कलर की या वॉयलेट कलर की आ रही है तो वो कौन सा स्टेन होगा? वो ग्राम पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राम स्टेनिंग के बारे में हुआ। मिजोसोम्स और क्रोमेटोफोर्स की बात करते हैं। मिजोसोम्स और क्रोमेटोफोर ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ये हाँ, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, मिजोसोम्स होते क्या है? ये इनफोल्डिंग होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल के, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? इनफोल्डिंग करती है। ऐसे इनफोल्डिंग होने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से क्या होता है? मिजोसोम्स कहलाता है, और इनके अंदर वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेली ये सभी आती है। मिजोसोम्स
क्या काम करते हैं, मेसोसोम्स के फंक्शंस की बात करते हैं। मेसोसोम सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्पफुल है, क्रोमोसोम्स टू डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल होते हैं, रेस्पिरेशन और सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंजाइमेटिक कंटेंट जो है वो वहां पर बढ़ सके। तो ये मेसोसोम्स की बात होगी। मेसोसोम्स के बारे में क्या बात बताई, मेसोसोम्स सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग होते हैं। मेसोसोम में वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली होते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होते हैं, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन पेरेंट टू प्रोजेनी डॉटर सेल में करते हैं, रेस्पिरेशन और सिक्रीशन में हेल्पफुल होते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, ये मेसोसोम्स कहलाते हैं। फिर आगे बात करते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमा, क्रोमा का मतलब होगा, क्रोमा का क्या मतलब हो गया, क्रोमा का हो गया मतलब कलर। तो क्रोमेटोफोर ये पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग होते हैं जो प्रोक्योटिक जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर। क्वेश्चन, क्रोमेटोफोर आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया और मेसोसोम्स, मेसोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया। मेसोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करते हैं प्रोक्योटिक में, और ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड किसको कहेंगे, ये नॉन मेम्ब्रेनस नेकेड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल का प्रोटीन होता है। ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए, हाँ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ऐसा डीएनए, ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए, इसको कहा जाता है प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, गिव सम यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक और टू बैक्टीरिया। तो न्यूक्लियोइड को इसको कहा जाता है फाइब्रिलर डीएनए, फाइब्रिलर डीएनए, इस तरह से इसको ये भी कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला एक विप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर है यूं, फिर इसमें से ये और यहां पर इसमें फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला के बारे में देखना, ये फिलामेंटस एक्सटेंशंस होते हैं ऑफ सेल वॉल। ये फ्लैजिला जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मोटाइल। देयर नंबर एंड अरेंजमेंट्स आर वेरी डिफरेंट बैक्टीरिया। फ्लैजिला के लिए कहा जाता है ट्राइकोम। अगर किसी सेल के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं फ्लैजिला, ये ट्राइकोम है। और अगर फ्लैजिला नहीं है तो उसको बोलते हैं अट्राइकस। अगर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है मोनोट्राइकस। अगर गुच्छे में प्रेजेंट है, एक साथ टफ्ट में प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। इसको क्या कहा जाता है, लोफोट्राइकस। अगर सिंगल एक फ्लैजिला है उसको कहा जाता है मोनोट्राइकस। अगर फ्लैजिला बोथ साइड में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। और अगर फ्लैजिला चारों तरफ पूरी सरफेस पर प्रेजेंट है पेरिफेरी में, तो उसको कहा जाता है पेरीट्राइकस। ठीक है, तो फ्लैजिला जो होती है वो अगर प्रेजेंट होगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोटाइल कहलाएगा, और अगर फ्लैजिला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल है। फ्लैजिला होने का भी एक कॉन्सेप्ट है, फ्लैजिला वहीं प्रेजेंट होगी जो कि पोलर स्ट्रक्चर होगा। फ्लैजिला कभी भी गोल कोकस स्ट्रक्चर पे कभी नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। माइक्रोकोकस पे फ्लैजिला नहीं मिलेगी क्योंकि वो नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, जो पोलर है उसी पे फ्लैजिला मिलेगी। ये फ्लैजिलम थ्री पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट होता है, हुक होता है, बेसल पार्ट होता है। ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया हुक, और ये हो गया बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलाकर क्या बनाते हैं, फ्लैजिला बनाते हैं। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। अगला आता है पिलाई और फिम्बरी। पिलाई और फिम्बरी, इनकी बात करते हैं, ये सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन इनका कोई मोटिलिटी में रोल नहीं रहता है, इनकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता है। ये तो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये अटैचमेंट का काम करते हैं। सिंगल स्ट्रक्चर को पिलस कहा जाता है, पिलाई प्लूरल है। ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्पेशल प्रोटीन पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, और पिलाई जो होता है वो पिलीन प्रोटीन का बना होता है। फिम्बरी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं स्प्राइटिंग आउट ऑफ द सेल। जैसे मैं बोलूं कि ये जैसे स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का,
तो इस पे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं, ये क्या है? ये है पिलाई। ठीक है। और ये स्ट्रीम्स एंड टू द होस्ट टिश्यूज, ये अटैचमेंट का काम करवाता है। ये अटैचमेंट का काम कराता है, तो एक काम तो इसका क्या हो जाएगा? अटैचमेंट। अटैचमेंट, और अटैचमेंट के अलावा दूसरा इसका रोल अटैचमेंट होगा, तो ये क्या होगा? इन्फेक्शन। जब कभी भी इन्फेक्शन करवाने की जरूरत पड़े या इन्फेक्शन होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में भी कई बार जो ड्रेसिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, या उसके सराउंडिंग में कोई भी यूटेंसिल्स हैं, उनके भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वो ज्यादातर जो है वो पिलाई की वजह से वो एडर हो जाते हैं और वही इन्फेक्शन में आगे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगली बात आती है राइबोसोम। नॉन स्टॉप चल रहा है, आपको ही इसमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट क्या है? एक क्लास और चैप्टर पूरा एक, तो ये नॉन स्टॉप चलेगी। हाँ, अगर इसी चैप्टर को बड़े तसल्ली से धीरे धीरे बात करते हुए बढ़ना है, तो फिर अपन अगले जो टारगेट्स होंगे, जिसमें हर चैप्टर को बड़े तसल्ली से करेंगे, तब वो आगे के जो फाउंडेशन बेचेस होंगे उनके लिए बात होगी। अभी तो बात है किसकी? 21 जून की, तो नॉन स्टॉप ही बात होगी। आप भी ध्यान से और कंसंट्रेशन से आगे बढ़े। ये एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और प्रोकैरियोटिक सेल के। ये 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज के होते हैं। हाँ, राइबोसोम जो होते हैं, वो एक राइबोसोम जो होता है वो 70S का होता है, और दूसरा जो होता है वो 80S का होता है। 70S का राइबोसोम जो है वो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। और 80s जो होता है वो कौन सा होता है? वो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है। 70S में एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, और स्मॉलर सब यूनिट जो होती है वो 30S की होती है। एक जो होती है वो लार्जर सब यूनिट होती है, और वो कितनी होती है? 50S की होती है। तो एक तो हो गया 30S और 50S और टोटल 70S। क्वेश्चन सीधा सा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। स्मॉलर सब यूनिट कौन सी होती है? 30S होती है। लार्जर सब यूनिट कौन सी होती है? 50S होती है। राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और अगर एक ही एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पॉलीराइबोसोम कहलाता है, पॉलीसोम कहलाता है। और राइबोसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये यहां तक की बात होती है। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज भी नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर रिजर्व मटेरियल्स होते हैं। ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। किन के? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होने वाले जो स्ट्रक्चर्स है उनको इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल्स। ये जितने भी नाम आएंगे ये कौन से होंगे? इंक्लूजन बॉडीज के होंगे। जैसे ना छोटे छोटे ऐसे डॉट में, ये क्या है? ये इंक्लूजन बॉडीज है। कौन कौन से? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स भी होते हैं, वो किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं? वो ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल, जो कि अपन भी कौन है? यूकैरियोटिक है। तो अपनी जो अंदर सेल मिलती है वो कौन सी मिलती है? यूकैरियोटिक सेल मिलती है। इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलता है, ऑर्गेनेलीज मिलते हैं। मेम्ब्रेन गिव्स क्लियर कंपार्टमेंटेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्लियर कट कंपार्टमेंट बने होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो ऑर्गेनाइज होता है वो क्रोमोसोम के अंदर होता है। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और बात करें, ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो एनिमल सेल है। प्लांट सेल के ऊपर खास बात क्या आ रही है? प्लांट सेल के ऊपर जो है, यहां पर जो स्ट्रक्चर प्लांट सेल का है वो कौन सा है? वो है सेल वॉल। यहां पर प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। यहां पर क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहां पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। और भी बहुत सारी बातें, मेजर बात तो ये आती है। तो इन स्ट्रक्चर्स में, ये एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे यही डायग्राम मिलेंगे। तो इन डायग्राम्स के तहत अपन बात कर रहे हैं। अब अपन इसके डिस्कशन में चलते हैं।
सबसे पहली बात करें सेल मेम्ब्रेन, सेल बोल तो होगी नहीं। ग्लाइकोकेलेक्स की बात करेंगे तो वो भी नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो आउटर मोस्ट कवरिंग एक एनिमल सेल की क्या हो जाएगी, यूकैरियोटिक सेल की क्या हो जाएगी, है ना, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की बात करेंगे तो अलग होगी, लेकिन जनरली जो है सेल मेम्ब्रेन कॉमन। तो केमिकल स्टडीज ऑफ अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट मॉडल जो समझने के लिए होता है वो कौन सा होता है, आरबीसी होता है। कि अगर बेस्ट किससे समझे, शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और बात करें लिपिड, लिपिड में भी कौन सा लिपिड होता है, लिपिड में होता है फोस्फोलिपिड्स और अदर पोलर हेड्स। एंड आउटर तो होता है पोलर हेड, ये पोलर हेड स्ट्रक्चर। और इनर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है। पोलर हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, ये दोनों। सो द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। तो आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन में ये ऐसा पोलर हेड और नॉन पोलर टेल ऐसे, ये स्ट्रक्चर ऐसा, अभी डायग्राम भी आएगा, लेकिन ये ऐसे, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। वो कौन सा हो गया, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो वेरी करता है। जैसे इन ह्यूमन आरबीसी के अंदर मेम्ब्रेन में 52% क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है और 40% मिलता है लिपिड। और बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रेशन मेम्ब्रेन, प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप। प्रोटीन को अगर उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद प्रोटीन को अगर किस तरह से उसको आइसोलेट करते हैं, अगर कोई ऐसे प्रोटीन जो है पार्शियली और टोटल बरीड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं, उनको अगर निकालना हो तो पूरी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। तो पार्शियली और टोटली बरीड मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाते हैं, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन वो कहलाते हैं। लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन की बात करते हैं, लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सरफेस पर मौजूद होते हैं। ये कौन से हो जाएंगे, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक। कौन से प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक तो हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, किसी भी तरह से बात करें। सेल मेम्ब्रेन के लिए बेस्ट जो मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है, जिसको कि सिंगल और निकोलसन ने 1972 में दिया था। इनके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन एक क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, जो कि लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। और ऐसा होता है कि लिपिड के अंदर जो है वो प्रोटीन का मूवमेंट होता है ओवरऑल बाइलेयर, और दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड इट्स फ्लूइडिटी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है, सिंगर निकोलसन ने अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया। और इसमें बताया कि जो प्रोटीन होते हैं वो मूवमेंट करते हैं किसके, लिपिड के अंदर। ऐसा स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। ये सेल मेम्ब्रेन जिसमें ये पोलर हेड हो गया, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हो जाएगी, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हो जाएंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, और बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएंगे। इसके साथ शुगर और प्रोटीन भी अटैच होते हैं, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स इस तरह से अपन बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन ट्रांसपोर्ट का काम होता है। मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। फ्लूइड नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन cell growth, formation of intercellular junctions, secretions and एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। ये जितने भी फंक्शंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रही है। एंडोसाइटोसिस हुआ, सेल डिवीजन हुआ, या इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशंस, ये सारे के सारे फंक्शन सेल मेम्ब्रेन कर रही है। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। ट्रांसपोर्ट एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, जब किसी मॉलिक्यूल के मूवमेंट में किसी भी तरह का एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, या यूं कहें कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी जब कोई ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कौन सा कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसमें एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है तो ऑस्मोसिस कहलाता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक तो क्या डिफ्यूजन और दूसरा हो गया ऑस्मोसिस, ये दोनों बातें। Polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, so they require membrane carrier proteins for the transport.
अब बात आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, भूलना ही नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की करेंसी कौन सी हो जाएगी, एटीपी। एंड सोडियम पोटेशियम पंप इसमें काम करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट बातें आई है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, और क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहे हैं। सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल किस में आएगा, ये सेल वॉल आएगा प्लांट के केस में। ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। प्लांट्स में बनी होगी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन की सेल वॉल। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो फंजाई होती है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, तो सेल वॉल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर फंजाई में भी मिलेगी, और प्लांट्स की सेल वॉल जो है उसकी भी बात कर रहे हैं अपन। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैग्नेन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अदर प्लांट्स में जो बात करें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना इसका। और अगर यंग प्लांट सेल की बात करते हैं, हाँ, किसी प्लांट की जो यंग प्लांट सेल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है। वो धीरे धीरे जब मैच्योर होती है तो उसके अंदर ये डिवीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, और बाद में वो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। और इनके यहाँ पर अगर देखा जाए मिडिल लेमिला प्रेजेंट होती है। मिडिल लेमिला में इंपॉर्टेंट बात, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लू की तरह काम करते हैं, नेबरिंग सेल को जोड़ के रखते हैं। मिडिल लेमिला में बी ट्रांसफर्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, इट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। और अगर एक सेल से दूसरे सेल में जो कम्युनिकेशंस, जो न्यूट्रिएंट्स जाने के लिए जो चैनल्स होंगे वो कौन से होंगे, प्लाज्मोडेस्माटा होंगे। अब बात करें कि इनके फंक्शन क्या है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्पफुल होती है, एक्ट्स एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो ये एक बहुत ही अच्छी आउटर कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है और ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती है। आगे की बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। ये एक ऑर्गेनेली की बात नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड काम करता है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज इसमें जुड़े हुए हैं। कौन कौन से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। तो इस सीक्वेंस में ही पूरा का पूरा क्या बनता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तैयार होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप फोटोग्राफ में देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के वहां पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ बाहर की तरफ इस तरह के जो स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ईआर डिवाइड इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट। एक होता है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुमिनल, और एक होता है एक्सट्रानुमिनल जो कि साइटोप्लाज्म। तो ईआर न्यूक्लियस के बाहर स्कैटर्ड स्ट्रक्चर होता है, टाइनी ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। इनसाइड ईआर को लुमिनल कहा जाता है और आउटसाइड द ईआर को एक्स्ट्रालुमिनल कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की हो जाएगी। अगर उसकी एपियरेंस रफ आती है, तो रफ क्यों आती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, और राइबोसोम्स की वजह से ये प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन में इसका रोल रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, और ये जो होती है ये हॉर्मोन्स के सिंथेसिस में, स्टेरॉइड के सिंथेसिस में एसईआर का रोल आता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है आरईआर, और अगर बात करें कि हॉर्मोन्स और स्टेरॉइड या लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसिस, वो होगा एसईआर। गोल्जी एपरेटस, इस टाइप का गोल्जी एपरेटस आप स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, यहाँ पर सिस्टर्नी प्रेजेंट है। गोल्जी एपरेटस ये डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होते हैं, और इसको डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम कैमिलो गोल्जी था। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको गोल्जी बॉडी कहा गया। इसके अंदर फ्लैट और डिस्क शेप्ड सैक सिस्टर्नी 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर प्रेजेंट होता है।
ये स्टैक्ड पैरेलली होता है, सिस्टर्नी कंसेंट्रिकली अरेंज होती है, और इसका कॉन्वेक्स जो सरफेस होता है उसको सिस कहा जाता है, और जो कॉनकेव होता है उसको ट्रांस कहा जाता है। कॉन्वेक्स सरफेस पे जो है फॉर्मिंग, और ट्रांस जो होता है, जैसे ये है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, सिस। मैच्योरिंग फेज कहलाता है। सिस और ट्रांस टोटली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। सिस और ट्रांस डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। ट्रांस मैच्योरिंग फेज होता है, और सिस जो होता है वो फॉर्मिंग फेज होता है। यहां तक भी ठीक है। गोल्जी एपरेटस के क्या काम है, ये सिक्रीट करता है मटेरियल को इंटरसेलुलर टारगेट्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल। ये पैकेजिंग का काम करता है, वेसिकल के थ्रू ईआर फ्यूज होता है सिस फेज में, सिस फेज से वो सीधा ट्रांस फेज में, और फिर ये गोल्जी एपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम पर ऑन द ईआर मॉडिफाइड द सिस्टर्नी, मतलब ये जो मॉडिफिकेशन का काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है, कार्गो ट्रांसपोर्ट का, वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का जो सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कहां पर होता है, वो गोल्जी बॉडी करता है। लाइसोसोम्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, ये फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। ईआर से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से जो है लाइसोसोम, तो ये उससे बनते हैं। ये लाइसोसोमल वेसिकल्स कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर सभी तरह के लगभग सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोलाइजेज हो गए, लाइपेजेज, प्रोटीजेज, कार्बोहाइड्रेजेज। और इनके अंदर जो जो पीएच होती है वो कैसी होती है, पीएच एसिडिक होती है, एसिडिक पीएच इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड को। जिन एंजाइम की बात कर रहे हैं वो अपने टारगेट को लेकर के उसको डाइजेस्ट कर देंगे। काम की बात ये हुई कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हो गए, ये गोल्जी बॉडी से बनते हैं, ये ऑलमोस्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट है, ये हाईली एसिडिक पीएच वाले इनके अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, इन सभी का ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। वैक्यूल्स आते हैं, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इनके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है, वो सभी किसमें प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स में होते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन, इसकी जो है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये प्लांट सेल के अंदर अप टू 90% जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है। ये tonoplast facilitate the transport of ions and other materials against the concentration gradients into the vacuoles, and their concentration is higher in the vacuole than in the cytoplasm. तो आयंस की कंसंट्रेशन वैक्यूल्स के अंदर ज्यादा होती है, किससे, हाँ, जो है आउटर साइटोप्लाज्म के। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प करता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ा तगड़ा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला जो ऑर्गेनेलीज है, क्वेश्चन ग्रास्पिंग। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियरली विजिबल होते हैं ऑन स्टैंडिंग करने पर। नंबर, शेप और साइज माइटोकॉन्ड्रिया के हर सेल के अंदर वेरिएबल होते हैं उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बेस पर। ये सॉसेज शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉसेज शेप, या कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ जावे तो ध्यान देना कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसी शेप के होते हैं, सॉसेज शेप के, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनका डायमीटर 0.1 to 1.0 माइक्रोमीटर, या लेंथ जो होती है 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है। देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। एक जो मेम्ब्रेन होती है ये कहलाती है, ये कौन सी है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। फिर ये जो है वो कौन सी है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के यहाँ पर जो है वो क्रिस्टी प्रेजेंट होती है। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में देखते हैं। पहली बात, ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंशिएट होता है, डिवाइड करता है ल्यूमेन को टू एक्वस कंपार्टमेंट में, आउटर कंपार्टमेंट एंड इन इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स। अगर ये बात करें तो ये आउटर और इनर कंपार्टमेंट में बांट देगा। इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स कहेंगे,
Inner membrane forms many infoldings cristae towards the matrix and they increase the surface area. अब आप देखो, अगर बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो होगा इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है मैट्रिक्स, और ये जो इनफोल्डिंग हुआ इस पे ये लगे हुए हैं क्रिस्टी, समझे। तो ये जो हो कि इनर मेम्ब्रेन कई तरह की इनफोल्डिंग करते हैं, उनको क्रिस्टी कहा जाता है, और टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस, है ना। यहां पर आगे मैट्रिक्स के अंदर एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए मॉलिक्यूल होता है, राइबोसोम इसके अंदर 70S टाइप का होता है, और कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, इसका काम क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है और न्यू माइटोकॉन्ड्रिया तैयार करता है, वो फ्यूजन से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो जाएगा कि ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बहुत ध्यान देना, एटीपी एनर्जी करेंसी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ये यहाँ पे बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसके बाद में आगे की बात करते हैं, अगला आता है नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं वो सभी प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लार्ज सेल के होते हैं और इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। इनके अंदर दे कंटेन सम पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स के बेस पे प्लाज्मिड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। अगर पिगमेंट कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, कंटेन क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स। अगर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहा जाता है जो है, एक तो होता है कलर्ड क्रोमो, और हाँ क्लोरो, ये भी देख लो, क्लोरो का मतलब होता है ये किसके लिए है, ये ग्रीन। तो कंटेंट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, अगर क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड है तो उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरी बात करें, अगर ग्रीन नहीं हो और किसी दूसरे अलग अलग कलर के होते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैरोटीन्स हो गया, ज़ैंथोपिन्स हो गया, और इनकी वजह से ये जो येलो, ये कैसा कलर देते हैं, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर देते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। थर्ड जो आते हैं वो कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, प्लास्टिक्स ऑफ वेरिड शेप एंड साइज, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, इनके अंदर आते हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करता है, इलियोप्लास्ट जो कि ऑयल्स और फैट्स के लिए, और एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन्स के लिए होता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के लिए। देन इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक मेम्ब्रेन होगी जिसको बोलेंगे, एक तो होगी आउटर, दूसरी हो जाएगी इनर, और इसके अंदर जो 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 है यहाँ पर अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इसके लिए अच्छी बात ये है कि ये क्या है, ये कहलाता है स्ट्रोमा। अभी अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में बात करी तो वो क्या था, वो था मैट्रिक्स, ये स्ट्रोमा। और ये कॉइन्स के लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं एक के ऊपर एक, जो ढेर नजर आ रहे हैं, ये सिंगल स्ट्रक्चर कहलाता है ग्रेनम, और जो एक के ऊपर जो स्टैक प्रेजेंट हो तो ग्रेना, और इनके बीच में एक दूसरे से ज्वाइन करने वाले जो फ्लैट चैनल है, थाइलेकोइड या फ्लैट चैनल है, तो ग्रेना थाइलेकोइड। ये बहुत सारी बातें अभी अपन और आगे डिस्कशन इसमें करते हैं। पहली बात, ये कैसे मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ये लेंथ शेप्ड होते हैं, ओवल शेप्ड, स्फेरिकल, डिस्कॉइडल, रिबन, किसी भी तरह के हो सकते हैं। लेंथ इसकी 5 to 10 माइक्रोमीटर, टू विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये नंबर्स वेरी करते हैं, जैसे 1 क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर क्या मिलता है, सिर्फ 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर बात करते हैं 20 to 40% इन द मिजोफिल सेल के अंदर 40 तक मिलते हैं, और क्लेमाइडोमोनास के अंदर ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया या 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमेबल, ये भी ठीक बात है। क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लेस परमेबल होती है,
और इसके यहाँ पर द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है, जो लिमिटेड होता है जिस फ्लूइड को, उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और इनके अंदर मैनी ऑर्गेनाइज पैटर्न मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट होते हैं, इनको थाइलेकोइड कहा जाता है। देन फिर थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन इनक्लोज होकर के एक सिंगल जो स्पेस डेवलप करते हैं उसको कहते हैं ल्यूमेन। और इनके ऊपर जो पिगमेंट्स, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड। थाइलेकोइड्स अरेंज होती है स्टैक्स में एक दूसरे के ऊपर, उसको कहा जाता है ग्रेना। तो एक स्ट्रक्चर, फिर दूसरा स्ट्रक्चर, फिर तीसरा स्ट्रक्चर, ये ग्रेना। ग्रेना एक सिंगल स्ट्रक्चर को ग्रेनम, और सारे के सारे क्या, ग्रेना। और यहाँ पर इसके ऊपर पिगमेंट्स मौजूद है, और पिगमेंट्स जो हैं उनके नंबर्स अगर 400 250 टू 400 तक चले जाते हैं तो उसको कहा जाता है क्वांटासोम, उसको कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और वहां पर राइबोसोम्स और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम्स इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो 70s प्रकार का होता है। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। एट यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा मिलेगा? 80s टाइप का राइबोसोम। लेकिन अगर बोले कि क्लोरोप्लास्ट में कैसा मिलेगा? 70s। बोले माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा मिलेगा? 70s। ध्यान देना। राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम्स एक जो यूनिट होती है वो लार्जर सब यूनिट होती है, दूसरी स्मॉलर सब यूनिट होती है। और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। मेन बात ये आती है कि राइबोसोम जो है वो है क्या? बेसिकली राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे पहले जॉर्ज पेरेडे ने 1953 में इसको रिपोर्ट किया था। तो राइबोसोम्स के बारे में जॉर्ज पेरेडे 1953, डेटा ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, सीलियम एंड फ्लैजिला जो है वो आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द कोर एक्सोनिम हैज मेनी माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर एक्सोनिम्स के अंदर 9 pairs of doublets रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, अ पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस इज 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पर ऐसे देखें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से 9 इस तरह से डबलेट्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर कोर पार्ट में ये जो है तो इसको बोले 9+2 अरे। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिजेस एंड दिस इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीट। ये सारी की सारी बातें अगर आप फोटोग्राफ में देखें तो भी आप अच्छे से देख पाएंगे। ये सारी जो है इस तरह से कनेक्टेड टू द वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक्स, thus there are 9 रेडियल स्पोक्स। 9 तो इसके अंदर क्या होती है? रेडियल स्पोक्स होती है, जैसे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंक्स, और ये भी आपस में किससे होते हैं? ये भी एक आपस में लिंक से जुड़े हुए होते हैं। सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज, और ये जिससे इमर्ज होते हैं उसको बेसल बॉडी कहा जाता है। आगे फोटोग्राफ में अपन ढंग से बात करेंगे। सेंट्रोसोम ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम is an organelle usually contain two non-membrane bound cylindrical structure called centrioles. Surrounded होते हैं pericentriole material से। centriole lie perpendicular to each other. They are made up of 9 evenly shaped peripheral fibers. Tubulin, तो ये किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और peripheral fiber is a triplet. The adjacent triplets are also linked. सेंट्रल पार्ट सेंट्रियोल का प्रोटीनेशियस होता है और इसको कहा जाता है हब। सेंट्रल पार्ट प्रोटीनेशियस होता है और उसको क्या कहा जाता है? हब कहा जाता है। यह क्वेश्चन बनने जैसा है। विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिप्लेट्स बाय द रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ प्रोटीन। सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला आर स्फेरिकल फाइबर्स। दे गिव राइज टू स्पिंडल apparatus during cell division in the animal cell. देखते हैं, अगली बात आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पर
न्यूक्लियस के ऊपर ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो है प्रेजेंट है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। यहाँ पर बीच बीच में क्या है, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, और ये अंदर का जो लिक्विड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस को सबसे पहले जो डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट है उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में किसने इसको डिस्क्राइब किया? इसको डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद में इसके अंदर जो है ना मटेरियल्स होते हैं वो बेसिक डाइसस्टेन हो सकते हैं, और इसको क्रोमेटिन जो वर्ड यूज किया था वो किसने किया था? फ्लेमिंग ने इसको क्रोमेटिन वर्ड यूज किया था। नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। कुछ सेल्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, किसी के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, सीव ट्यूब, इनके अंदर ये बड़े काम की बात हो जाएगी कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सीव ट्यूब के अंदर जो है न्यूक्लियस वेस्कुलर प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता है। तो किसी के अंदर न्यूक्लियस 1 है, किसी के अंदर एक से ज्यादा है, किसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। न्यूक्लियस इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, जो कि विद अ स्पेस ऑफ 10 to 15 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और यहाँ पर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको न्यूक्लियोपोर कहा जाता है। न्यूक्लियोपोर जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में एक कनेक्शंस का काम करते हैं। ये हो गया न्यूक्लियोपोर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाती है। क्रोमेटिन नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जो है उनको क्या कहेंगे? क्रोमेटिन कहेंगे। और इन क्रोमेटिन कंटेंट डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स। यहाँ पर बेसिक प्रोटीन्स की बात आती है। इंपोर्टेंट बेसिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो हिस्टोन होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और एंड आरएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम कहा जाता है, और जो नॉन कंडेंस है, जो कंडेंस नहीं है, उसको कहा जाता है क्रोमेटिन। तो आफ्टर कंडेंसेशन वो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद में स्ट्रक्चर आता है न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस एक या एक से ज्यादा मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडीज होता है, कंटिन्यू होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के। ये साइट होती है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यूक्लियोलस किसके लिए न्यूक्लियोलस काम आता है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए ये काम आता है। अगली बात करते हैं, आगे बात आती है क्रोमोसोम्स की। ये क्रोमोसोम का एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर एक साइट दी हुई है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ये काइनेटोकोर स्ट्रक्चर है, अटैचमेंट का काम करता है। ह्यूमन सेल है ना, 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम्स के जो है उसके अंदर एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसको बोला जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर कहा जाता है। ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होता है। डिस्क स्ट्रक्चर प्रोटीन स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर कहा जाता है। और इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम्स आर 4 टाइप, और 4 टाइप के क्रोमोसोम में पहला कहलाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग इक्वल आर्म्स, उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये फोटोग्राफ देख लो। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज नियरर टू वन एंड फॉर्मिंग शॉर्टर आर्म एंड अदर लॉन्गर आर्म, उसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्लोज टू ईच फॉर्मिंग वन वेरी शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक अगर ये कहां पर प्रेजेंट हो? टर्मिनल पे प्रेजेंट हो तो टीलोसेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक इस तरह की क्रोमोसोम्स आते हैं। Some chromosomes have non-staining secondary constrictions at the constant location, इनको कहा जाता है सैटेलाइट। क्या कहा जाता है? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट की बात की जाती है तो ये सैटेलाइट है माइक्रोबॉडीज। These are membrane bound minute vesicles that contain various enzymes present on both plants and animal cell। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल दोनों के अंदर ये माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती है। और अगर अपन बात करें
प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में नहीं होती है। प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं। प्लांट के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, एनिमल के अंदर मेनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, सेंट्रियोल प्रेजेंट हो जाएंगे। और अगर बात करें कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर होती है, प्रोकैरियोटिक कैसी होती है, स्मॉलर होती है, यूकैरियोटिक कैसी होती है, लार्जर होती है। अगर मैं बोलूं तो कितनी लार्जर होती है, 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स लार्जर होती है, 10 से 100 गुना तक जो है वो लार्जर होती है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं उसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस फॉर्म में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें राइबोसोम्स, यहाँ पर 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर 80S होते हैं, लेकिन 70S प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाकी के कौन से टाइप के होते हैं, 80S टाइप के। यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। ये जो अभी तक का सारा जो कंक्लूजन था, ये एक रैपिड और आपने जो बार बार पढ़ा हुआ उसका एक सिर्फ एक रिवीजन मोड था कि आखिर में जो बुक के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट की लाइंस क्या कह रही है, उसके बारे में अपन एक बार दूसरी बार सुन करके वापस रिलैक्स होना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ा क्या वो सारी की सारी बातें हमें वापस याद आ रही कि नहीं आ रही है। उसी तर्ज पर ये सारा डिस्कशन है। इसमें अपन ने नॉन स्टॉप डिस्कशन किया था और वो सारी बातें जो आपकी बुक की थी उसी की सीक्वेंस में सारी बात अपन ने करी है। तो ये सारी बातें आज अपन ने आपके सामने शेयर करी है बायो उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बायो उत्थान अकेडमी का यही ध्येय है कि बायोलॉजी हर पर्सन तक पहुंचे, और भी कई सब्जेक्ट्स ऐड होते रहेंगे और कई तरह के कंपटीशन के लिए बायो उत्थान अकेडमी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। अभी नीट का जो 21 जून को जो दोबारा शेड्यूल एग्जाम है, री नेट है, उसके हर चैप्टर को वन शॉर्ट क्लास आज आपके सामने, चैप्टर नंबर 8 जो कि 11th क्लास का द सेल, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अगली क्लास में फिर अपन बात करेंगे एक नए चैप्टर, नए डिस्कशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।